जय हिंद दोस्तों। आज हम 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 1 का डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है कि जीवों को कौन कौन से लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है। इसका उत्तर है जीवों को 7 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है। वह फिलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जेनन एंड स्पीसीज हैं। इसमें सबसे बेसिक लेवल किंगडम है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल सिस्टम जिसे हिंदी में द्विनाम पद्धति कहा जाता है, जो जानवरों को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे किसने खोज किया था। इसका उत्तर है लिनोनियस ने जीवों को नाम देने के लिए द्विनाम पद्धति का खोज किया था। तीसरा प्रश्न है, द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन से लेवल्स का विचार किया जाता है। इसका उत्तर है द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है। नाम का पहला पार्ट हमेशा जेनरिक होता है और यह हमेशा इटैलिक में होता है और बड़े अक्षरों से शुरू होता है। सेकंड पार्ट प्रजाति का नाम होता है और इसे इटैलिक किया गया है। जो जेनरिक नेम होता है वह लेवल्स के बारे में बताता है। जो आपको मैं 7 लेवल्स बताया था उनमें से कोई ना कोई एक होता है। चलिए हम अपने मेन पॉइंट्स बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने अगले कक्षा में सीखा है अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन पर, जैसे ज्योग्राफिकल रीजन, भूगोल क्षेत्र, भोजन के अंतर्गत, अच्छा आदि के अनुसार जीव पाए जाते हैं। एक ही प्रजाति में समय के अनुसार विभिन्न बदलाव होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पृथ्वी पर भूमि और समुद्र सहित जीवों की लगभग 870 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना आवश्यक था। इसलिए जीवों के बीच समानता और अंतर को ध्यान में रखते हुए समूह और उपसमूह बनाए गए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप और सब ग्रुप बनाने की इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण कहते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग वियटाकर 1920 से 1980 तक रहे हैं। यह अमेरिकी प्रशिक्षित विज्ञान शास्त्री और एक इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस 1969 में सजीवों को 5 समूह में डिवाइड किए थे। वियटाकर क्लासिफिकेशन करते समय कुछ गाइडलाइन और कुछ नियमों को ध्यान में रखे थे। वियटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप में क्लासिफाई किए थे। कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर पे आता है। इसमें आदि केंद्रिक और देश केंद्रित, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के सजीवों और लिविंग ऑर्गेनिज्म को वियटाकर ने ध्यान में रखा था। सजीवों के प्रकार, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सेकेंड नंबर पे आता है। इसमें एककोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को वियटाकर ने अलग ग्रुप में रखा था। पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरे नंबर पे आता है। प्लांट्स, एनिमल और फंगी के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वियटाकर ने ध्यान में रखा था। वनस्पति और प्लांट्स स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफिक हैं। जानवर परपोषी हेटेरोट्रॉफिक और इंगेस्टिक हैं। कवक और फंगी परपोषी सेप्रोफाइटिक हैं। यह मृत अवशेषों से न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन करते हैं। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल चौथे नंबर पे आता है। प्लांट्स, एनिमल और फंगी के लाइफ स्टाइल को वियटाकर ने इसको अलग कैटेगरीज में रखा था। वनस्पति और प्लांट्स उत्पादक प्रोड्यूसर हैं जो हमें फल फूल अनाज देते हैं। जानवर ग्राहक, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है। यह जीवों और पेड़ पौधे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। फंगी और कवक डिकम्पोजर विघटक हैं। ये जीवों और वस्तुओं को सड़ाने के काम आते हैं। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप वंशावली संबंध सबसे अंत में 5वें नंबर पे आता है। इसमें वियटाकर ने सजीवों और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन, उनके विकास को ध्यान में रखा था। जीव आदि केंद्रिक से देश केंद्रित, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक होते हैं और जीव एककोशिक से बहुकोशिक की, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके एवोल्यूशन और
प्रगति को भी वेटाकर ने अलग समूह में रखा था। इतिहास के पन्नों से और इन हिस्ट्री से क्या जानने को मिलता है, चलिए देखते हैं। कॉर्डेलिनियस ने 1735 में सजीव और लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो जगतों में विभाजित क्लासिफाई किया था। वह वनस्पति और प्राणी था। इसके बाद 1866 इस 1866 साल में हेकल ने 3 जगतों किंगडम्स की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था। इसके बाद 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों और लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 समूह किए। वह आदि केंद्रिक और द्विसेक केंद्रिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक था। इसके बाद 1938 में कॉपलेट ने जीवों को 4 किंगडम जगतों में विभाजित किए। वह मोनेरा, प्रोटिस्टा, पौधे और जानवर था। दोस्तों ये टेबल है, इसमें विएटाकर ने 5 किंगडम जगतों को क्लासिफाई किया है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्लासिफाई किया है। आदि केंद्रिक एक्वाकेसिया है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। इसमें किंगडम 1 जगत एक मोनेरा है। यूकैरियोटिक जिससे केंद्रिक में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही आता है। एक्वाकोशिका में जगत 2 प्रोटिस्टा आता है और बहुकोशिका में 3 किंगडम तीनों जगत आते हैं। वह फंगी, प्लांटाई और एनिमेलिया है। दोस्तों हमने अगले कक्षा में सीखा है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जगत 3 किंगडम 3 में क्या है, फंगी में सेल वॉल होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह अपना खुद से भोजन नहीं बना सकता है। जगत 4 किंगडम 4 में वनस्पति और पेड़ पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यह स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। जगत 5 में जानवर के कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होते हैं, कोशिका वित्त विहीन होते हैं। करो और देखो में क्या दिया है। किंगडम 1 मोनेरा, इसमें कुछ एक्टिविटी दिया है, चलिए करके देखते हैं। किसी साफ कांच पट्टी पर दही और झाज की छोटी सी बूंद लेकर उस पर थोड़ा सा पानी मिला लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे कांच पट्टी का निरीक्षण करो। आपको क्या दिखाई दिया? बिल्कुल छोटे तिनके जैसे लैक्टोप्लाज्मा जीवाणु हलचल करते हुए दिखाई दिया। मोनेरा इस किंगडम में सभी प्रकार के जीवाणुओं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई इंक्लूडेड होते हैं। इसके विशेषताएं क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट नंबर पे यह सभी सजीव यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। सेकंड नंबर पे यह खुद से भी अपना भोजन बना सकते हैं और दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। थर्ड नंबर पे प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेल कोशिका अंगड़क नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किंगडम 2 प्रोटिस्टा के बारे में। इसमें एक एक्टिविटी दिया है, उससे हम करने वाले हैं। इस एक्टिविटी से प्रोटिस्टा सजीव दिखेगा। किसी तालाब के पानी का एक बूंद लेकर कांच पट्टी पर रखेंगे, फिर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करेंगे। फिर आपको किंगडम 2 में आने वाला सजीव अमीबा दिखेगा। किंगडम 2 प्रोटिस्टा विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, यूनिसेलुलर यानी एककोशिकीय प्रोटिस्टा सजीव हैं। दोस्तों दिमाग किसी भी जीव का अहम हिस्सा होता है। शरीर में सभी छोटे से बड़े अंगों को नियंत्रित करके रखता है। प्रश्न यह है, कोशिका में कौन सा ऑर्गन ब्रेन की तरह काम करता है? न्यूक्लियस है, यानी हिंदी में इसे आवरणयुक्त बोलते हैं। प्रोटिस्टा में एक अच्छी तरह से परिभाषित न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस
न्यूक्लियस केंद्रक से घिरा हुआ रहता है। सेकेंड किंगडम 2 प्रोटिस्टा के सजीव को चलने के लिए बहुत तेज नहीं, बहुत धीरे धीरे चलने के लिए यानी लोकोमोशन, इनके पास कुटपाद या बाल जैसे रोमक व कशेबिकाएँ होती हैं। थर्ड, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही होते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा के सजीव जैसे यूगेलिना, वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा के सजीव जैसे अमीबा, पेरोमोजियम। ये थी प्रोटिस्टा की 3 विशेषताएं। कवक फंगी किंगडम 3 में आता है। यह जगत 3 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें एक एक्टिविटी दिया है, उसे हमें करना है। तो क्या करना है? ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लेकर पानी से थोड़ा सा भिगाओ और किसी डिबिया में रखकर ढक्कन से ढक दो। 2 दिनों बाद खोलकर देखो, उस टुकड़े पर कपास के जैसे सफ़ेद तंतुओं की वृद्धि हुई दिखाई देगी। उनमें से कुछ तंतुओं का सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के नीचे निरीक्षण करो। निरीक्षण करने के बाद हमें फंगी दिखेगा। दोस्तों, नीचे आपको ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कार्य संस्था के इंस्टीट्यूशनल वर्क। दोस्तों, पुणे में एक इंस्टीट्यूट, एक ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यह ग्रुप वायरस पर रिसर्च करती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सन 1952 में इस संस्था की स्थापना की गई। अब हम फंगी के विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और आमतौर पर अन्य पौधे, मृत जानवरों या बासी भोजन को चूसते यानी एब्जॉर्बेशन करते हैं और ये दृश्य केंद्रित इकोक्रेटिक होते हैं। आपको प्रोकैरियोटिक और इकोक्रेटिक में डाउट आ रहा होगा। आदि केंद्रिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल कोशिका अंग बहुत कम पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक यानी आदि केंद्रिक कहा जाता है। और इकोक्रेटिक यानी दृश्य केंद्रिक में सेल ऑर्गेनल कोशिका अंग भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सेकेंड, कवक फंगी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं और सड़ाते हैं। थर्ड, फंगी की कोशिका भित्ति सेल वॉल काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। फोर्थ, कुछ कवक धागे की तरह होते हैं और कई न्यूक्लियस कीटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं। फिफ्थ, फंगी किस किस जगह पर देखा जा सकता है? बेकर ईस्ट में, भुट्टे पर पाए जाने वाली फफूंदी, पेंसिलियम और मशरूम। हालांकि वियटाकर के बाद क्लासिफिकेशन की कई प्रणालियाँ पेश की गई हैं। उनकी 5 जगत प्रणाली व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। थोड़ा सोचो, यूज योर ब्रेन पावर। वियटाकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण दोषों को स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, यह वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कोशिका संगठन की प्रगति और विकास के तरीकों को समझाने में सहायक है। यह वर्गीकरण डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बराबर है और उसका समर्थन करता है। इसके ये थे फायदे। अवगुण, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत का क्लासिफिकेशन समस्याग्रस्त प्रॉब्लमेटिक है। ये इसके अवगुण थे। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। अब हम सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह माइक्रोब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे हुआ।
जिस तरह समुद्र तल के जानवरों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स की भी बढ़ी है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की। तो किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? सूक्ष्म जीव को दो भाग में बांटा गया है। पहला, आदि केंद्रिक के प्रोकैरियोटिक। सेकेंड, द्वितीय केंद्रिक की यूकैरियोटिक। इसमें सब ग्रुप दिए गए हैं, वह कौन कौन से हैं और किसमें आते हैं? जीवाणु बैक्टीरिया आदि केंद्रिक के में आता है। प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी द्वितीय केंद्रिक यूकैरियोटिक में आता है। आपको लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसमें आपको कुछ चिन्हों और सिंबल को याद रखना है। फर्स्ट, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। यह सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसे माइक्रोन कहा जाता है। सेकेंड, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। इस सिंबल को नैनोमीटर कहा जाता है। दोस्तों, नीचे बैक्टीरिया दिया है। बैक्टीरिया है नहीं बल्कि पढ़ने के लिए दिया है। अब हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, इसका साइज क्या है, यह प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, और भी चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट, जीवाणु बैक्टीरिया। आकार, साइज 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। इसमें पूरा 4 विशेषताएं दिया है। पहला विशेषता क्या है? एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, मतलब जीवाणु एक कोशिका यूनिसेलुलर है और स्वतंत्र है। मतलब ये किसी भी शरीर में रहकर उसका गुलाम नहीं बनता है, यह पूरी तरह से आज़ाद है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां, ग्रुप बनाते हैं। सेकंड पॉइंट पर क्या जानकारी दिया है? बैक्टीरिया की कोशिका आदि केंद्रिक या प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और इसमें कोशिका अंगड़क, सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ये थी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या जानकारी दिया है? इसमें बताया है कि बैक्टीरिया प्रजनन, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इसका उत्तर है, जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या आप देखना चाहते हैं कि बैक्टीरिया के कोशिका के 2 भाग कैसे हो जाते हैं? तो शुरू करते हैं। चौथे आखिरी पॉइंट पर क्या नॉलेज दिया है? अनुकूल फेवरेबल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दुगने हो जाते हैं। ये जीवाणु की 4 विशेषताएं थी। चैप्टर 1 में इसके बाद हमें क्या दिया है? प्रोटोजोआ के बारे में जानकारी दिया है। इसका आकार लगभग 200 नैनोमीटर होता है। दोस्तों, मैं आपको प्रोटोजोआ के 4 विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं।
कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा एकोकोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। इनके कोशिका में सेल ऑर्गेनल कोशिका अंगड़क पाए जाते हैं, जैसे नाभिक, न्यूक्लियस, सेल वॉल इत्यादि। थर्ड, इनके आकार विभिन्न होते हैं। इनका आकार फिक्स नहीं होता है, यह किसी भी आकार में हो सकते हैं। प्रोटोजा के ग्रुप में बहुत से सजीव पाए जाते हैं, जैसे एमीबा, पेरिमोजियम, एंटीमीबा इत्यादि। इनकी लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सभी के ऑर्गन अंग विभिन्न अलग अलग काम करते हैं और पोषण पद्धति मोड ऑफ न्यूट्रिशन विविध डिफरेंस दिखाई देती है। फोर्थ, यह जीव सिंपल सेल डिवीजन से प्रजनन करते हैं, मतलब यह रिप्रोडक्शन करने के लिए दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये थी प्रोटोजा की 4 विशेषताएं। इसके बाद थर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म कवक फंगी आता है। दोस्तों लगभग ये 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर छोटा है, मतलब बहुत छोटा है। इसके कौन से 4 विशेषताएं हैं? पहला, रिपीटेड, सड़ी गली पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर में और कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। दूसरा, फंगी द्विकेंद्रिक यूकैरियोटिक है। इनके अंदर कार्बनिक अंगरक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। कवक एकोकोशिकीय यूनिसेलुलर हैं और इनकी कुछ प्रजातियां आँखों से दिखाई देती है। तीसरा, यह कार्बनिक पदार्थों से भोजन चूसते एब्जॉर्प्शन करते हैं। फोर्थ, यह प्रजनन रिप्रोडक्शन करने के लिए भागों में डिवाइड होते हैं, जैसे ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम है। इसके बाद फोर्थ, सेवॉल अलगे के बारे में जानेंगे। इसका आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। यह था इसका आकार। इसमें भी हम 4 विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। 4 नहीं 3 विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला, अलगे पानी में बढ़ते हैं। दूसरा, यह द्विकेंद्रिक यूकैरियोटिक और स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तीसरा, कोशिका में स्थित हरित लौकों क्लोरोप्लास्ट की सहायता से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं। उदाहरण यूगेलना, क्लोरेला, क्लेमिडोमोनास है। सेवॉल यानी अलगे की कुछ प्रजातियां एकोकोशिकीय यूनिसेलुलर हैं, अन्य सभी सेवॉल बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होकर खुली आंखों से दिखाई देते हैं। अलगे के बाद 5वां विषाणु वायरस आता है। इसका भी आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। वायरस को सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है। यह जीव और निर्जीव दोनों में ही नहीं आते हैं, मतलब यह लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सीमा रेखा के बीच में होते हैं। वायरस की अध्ययन स्टडी माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान में किया जाता है। अब हम वायरस के 4 मज़ेदार फैक्ट जानेंगे। पहला, बैक्टीरिया का आकार 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, परंतु वायरस अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटा होता है। तो भैया इसको देखेंगे कैसे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, विषाणु वायरस आज़ाद है, आबाद है। वायरस इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल। विषाणु अर्थात डीएनए और आरएनए से बना हुआ लंबा अणु है, जिस पर प्रोटीन कोट किया होता है।
तीसरा, वायरस वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिकाओं में ही वे रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन यानी प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य क्लू प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं। इसके बाद बॉडी में वायरस कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के बाद यह पोषक कोशिकाओं यानी पालन पोषण करने वाले कोशिकाओं को नष्ट करके यह वायरस का ग्रुप आज़ाद हो जाता है और यह आज़ादी वायरस पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। चौथा, विषाणु के कारण वनस्पति और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। क्या आप जानते हो मनुष्य, पशु, वनस्पति और बैक्टीरिया में कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं? मनुष्य में पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स वायरस और नाम बताइए कमेंट करके। पशु में पिकोना वायरस, वनस्पति प्लांट्स में टमाटो विल्ट वायरस, टबैकोमोसिया वायरस इत्यादि। बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज वायरस। बैक्टीरियोफाज का मतलब है वायरस बैक्टीरियो पर हमला करता है। इंटरनेट मेरा मित्र, विभिन्न लिविंग ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के चित्र और उनके विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके तालिका बनाओ। यह एक्टिविटीज़ है। अगर 1000 प्लस लाइक आता है तो मैं चैप्टर 2 पर इसी तरह मस्त वीडियो बनाऊंगा। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक मदद कीजिए, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना शिवम गुप्ता क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग।